नमस्कार साथियों, शिक्षा का पहिया कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, बहुत अरसे के बाद शिक्षा का पहिया कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। हमने इस कार्यक्रम को शिक्षकों को, हमारी सरकारी शिक्षा को ध्यान में रखकर ही दिया था, लेकिन शिक्षक लोग इतना व्यस्त होते हैं कि कई बार हम बुला नहीं पाते हैं यहाँ पर। लेकिन आज मौके से एक शिक्षक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुरेश चंद्र उप्रेती जी, जो कि जीआईसी बरनाखेड़ा बाजपुर में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं। 20 साल हो गए हैं आपको शिक्षण के पेशे में। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में हमारे। थैंक यू जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हम सरकारी शिक्षा पर बहुत बातें करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज आपके स्कूल के बहाने थोड़ा सा सरकारी शिक्षा को समझने की कोशिश करते हैं। कितनी संख्या होगी आपके स्कूल में और किस किस समुदाय के लोग वहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए? हमारे विद्यालय में लगभग 950 अभी छात्र छात्राएं अच्छा, काफी अच्छी संख्या है। हाँ। और इसमें बेसिकली जो बच्चे हमारे हैं, मैं चूंकि बाजपुर एक ट्राइबल कम्युनिटी, बुक्सा कम्युनिटी का क्षेत्र भी है, पुराना रहवास है उनका, तो बुक्सा कम्युनिटी के बच्चे हमारे वहाँ आते हैं और राय सिख कम्युनिटी के बच्चे हमारे वहाँ आते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे उत्तर प्रदेश से, खासकर ये रामपुर क्षेत्र के बहुत सारे जो खनन मजदूर हैं, जो कि खनन मजदूरी के कारण यहाँ पे आए बरनाखेड़ा में। अब चूंकि वो स्थायी अस्थायी रूप से यहाँ पे रहने लग गए हैं, तो उनके बच्चे भी हमारे वहाँ काफी संख्या में, उनके बच्चे भी विद्यालय में अध्ययन रहते हैं। अच्छा जी, तो एक तरह से एकदम जो जमीनी काम वाला जो तबका है, एकदम लोअर क्लास है, उनके बच्चे पढ़ते हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे सरकारी स्कूलों में प्राय इसी तरीके के अंतिम छोर पर जो बच्चे जिन अभिभावकों के हैं, वही हमारे विद्यालयों में जी अब तो ये स्थिति है। तो ये जो खनन मजदूर हैं, ये जो तमाम तबके हैं, इनकी ये पहली पीढ़ी है इतना पढ़ने वाली? जी बिल्कुल, ये इनकी पहली पीढ़ी है। हाँ। हम अक्सर चर्चा भी करते हैं कि हम इन बच्चों को किस तरीके से एक सही प्लेटफॉर्म पे लाने की पहल कर सकते हैं। तो चूंकि इनके माता पिता दोनों मजदूरी करने के लिए जाते हैं, माता भी जाती हैं, पिता भी, दोनों मजदूरी करने जाते हैं। और कभी कभी ये स्थिति रहती है कि अगर कोई बच्चा 8th के बाद 9th में चला गया तो वो भी मजदूरी करने जाते हैं। तो इस कारण हमारे वहाँ जो उपस्थिति होती है, वो भी बच्चों को स्कूल में ला पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब हम बार बार जो है बच्चों के घरों में फोन करना पड़ता है, अभिभावक भी फोन नहीं उठाते हैं, या वो इस संबंध में विद्यालय के बच्चों को भेजने के संबंध में भी बहुत सारे बहाने बना देते हैं। तो बड़ी मुश्किल रहती है बच्चों को विद्यालय तक लाना। लेकिन 6, 7, 8 तक के जो बच्चे हैं, वो नियमित रूप से विद्यालय आते हैं। अब उसका भी हमने बहुत बार हमने अध्ययन करने की कोशिश की। असल में माता पिता दोनों काम पे जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, वो मजदूरी करने नहीं जा सकते। तो उन बच्चों को, चूंकि विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, तो वो बच्चे लगभग हमारे यहाँ 100% जो 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी उपस्थिति रहती है। तो 9 से 12th तक के बच्चे हाँ, कम आते हैं। बालिकाएं भी काम करने के लिए जाती हैं। अक्सर जो इस क्षेत्र में जो बड़े फार्मर्स हैं, खासकर जो पंजाबी कम्युनिटी के जो बड़े फार्मर्स हैं, तो उनके वहाँ सीजनल जो भी होता है, चाहे धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, तो महिलाएं और हमारी छात्राएं भी जो है वहाँ पे जाती हैं काम करने उनके खेतों में काम करने के लिए, मजदूरी करने। तो अगर हम देखें तो 8वीं के बाद नामांकन क्या दर काफी घट जाती है 9th क्लास से? बच्चे आते तो हैं, नामांकन होता है, लेकिन आते नहीं है। हम लोग भी थोड़ा सा बच्चों के प्रति एक एम्पैथी ये रखते हैं कि किसी तरीके से बच्चा जो है विद्यालय से ड्रॉप आउट ना हो। तो किसी तरीके से बच्चे को विद्यालय में उसको काउंसलिंग करके लाने की कोशिश करते हैं। तो ड्रॉप आउट कम ही रहता है बच्चा। तो अगर हम सीजन की बात करें, महीने में, अगर साल भर में करीबन 1 से 2 महीना वो गायब रहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साल में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 6 महीने, 3 महीने गेहूं के समय में, 3 महीने धान के समय में, गन्ने के समय में भी। अच्छा, तो उस समय तो मतलब बच्चे आते ही नहीं है। तो फिर पढ़ाई तो काफी पढ़ाई बहुत बाधित होती है। अक्सर हम, चूंकि मैं विज्ञान विषय का शिक्षक हूँ, तो मुझे खुद इस बात का वो रहता है कि बच्चों की, मतलब उनको उस लेवल तक लाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। क्योंकि आप जो चीज आज पढ़ाते हैं, कल बच्चा नहीं आ रहा है, फिर उसके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, मतलब इस पे हम सोचते रहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनकी ऐसी हैं कि उनके प्रति हम बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं हो पाते। तो फिर हाई स्कूल में क्या वो लोग फिर क्वालिफाई कर पाते हैं? हाँ, मतलब अब हमारे बोर्ड में इतना तो है कि बच्चे पास तो हो ही जाते हैं, क्योंकि एवरेज बच्चे के प्रति भी इतना होता है। हालांकि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है वो उतना बुरा नहीं है। क्योंकि वो मशीनों से जुड़े रहते हैं मजदूरी वगैरह में। जैसे हमारे वहाँ पहाड़ के बच्चा, मैं देखता हूँ अक्सर भौतिक विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को बड़े जल्दी समझ जाते हैं। क्योंकि वो काम इस तरह का करते हैं, जैसे कोई बच्चा
मान लीजिए किसी मशीन के साथ काम कर रहा है तो वो बड़ी आसानी से उन चीजों को सीख जाता बशर्ते कि टीचर उसके एग्जाम्पल दे। है। जी 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 जी, है ये ना, तो कई बार भौतिकी के एग्जाम्पल हम विज्ञानी भाषा में तो दे देते हैं, लेकिन अगर खेतों के हल से उसको जोड़ के देखें या ऐसे कुछ से तो वो जल्दी सीखा जाता है। ट्रैक्टर वेक्टर और तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़ती रहती है। तो फिर ये मजदूरों की जैसे कि पहली पीढ़ी है 12th पास करने वाली, 12वीं पास करने वाली, इसके बाद जैसे आपके सामने ही कई बैच निकल चुके होंगे, जी, 12वीं जी। के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं, फिर? बच्चे बहुत सारे बच्चे उच्च शिक्षा में भी और वोकेशनल एजुकेशन से बालिकाएं भी मैं देखता हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन से वगैरह भी ले रही हैं। अब जागरूकता आ रही है, बच्चे सोशल मीडिया से बच्चों का आजकल तो इंटरेक्शन है ही। जैसे सरकार के उत्तराखंड प्रयास भी है ऐसे, जैसे बालिकाओं के लिए जैसे स्नातक जो उनके लिए जो स्कॉलरशिप जो ये गौरा देवी वाली जो योजना है, हाँ तो उससे भी बच्चे ग्रेजुएशन बालिकाएं भी जा रही है, कर ले बालक भी रही जा हैं, रहे हैं। उसका एक थोड़ा फायदा हाँ, मिला है। उसका फायदा मिल रहा है। गौरा जैसे देवी हमारा कन्याधन योजना। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी वोकेशनल है, यहाँ पे स्टडीज भी चलती है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप लोग टीचर लोग भी बता सकते हैं 12th वाले बच्चों को कि भाई यहाँ से भी आप लोग कुछ कर लेना। जी जी, जैसे नहीं यहाँ नहीं, पर इस संबंध में बच्चे पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं। हाँ अब बल्कि हमारे वहाँ भी कुछ इस तरीके के अब नई ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, कुछ हमारे वहाँ कुछ ट्रेड से रिलेटेड, जैसे हमारे वहाँ इस बार एक प्लम्बर का कोर्स भी आ गया है विद्यालय में। अच्छा तो बच्चे बड़ी रुचि से, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को बड़ा मतलब जो स्किल्ड है बच्चे, मतलब मजा आ रहा है उनको काम हाँ, करने में। उसमें काफी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये शुरू कर दिया कोर्स हाँ, प्लम्बर प्लम्बर का कोर्स है हमारे वहाँ इस बार तो शुरू। उसके लिए पढ़ाने प्रैक्टिकल कराने उसके लिए वाला। टीचर है हमारे वहाँ, पॉलिटेक्निक किए हुए एक शिक्षक हैं, वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा अरे वाह। हाँ। तो ऐसे और भी कोर्सेज होने चाहिए शुरू। और भी बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे इस तरह के कोर्सेज आ रहे हैं। जैसे ये एसी फिट करने, एसी सर्विसिंग, इस तरह की सर्विसिंग के काम भी अगर इलेक्ट्रिशियंस के भी हैं। हाँ, उससे ये कि Electrician सीधे और उनको फैशन डिजाइनिंग का है, ये भी आ रहा है हमारे वहाँ स्कूल्स में। तो बच्चे 12वीं के बाद आईटीआई वगैरह भी करते होंगे, कोई ITI आईटीआई करते है हैं। आसपास वहाँ? आईटीआई, हाँ आईटीआई है, ये पास में ही एक कस्बा पड़ता है सुल्तानपुर, वहाँ बच्चे जाते हैं। काशीपुर भी जाते हैं बच्चे, पॉलिटेक्निक भी करते हैं बच्चे। अच्छा हाँ, मतलब अब चूंकि खनन से थोड़ा बहुत कुछ आने लग गया उनके वहाँ, तो बच्चे वो कर रहे हैं, मतलब आगे। कर रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति बेहतर होने का भी हाँ, सीधा बेहतर, संबंध है बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई करने से। बिल्कुल, बिल्कुल। फीस क्या होती है इन दिनों वैसे 11वीं 12वीं में? फीस हमारे वहाँ बहुत ज्यादा नहीं होती है, मुश्किल से कुछ 40-50 बालिकाओं की तो निःशुल्क शिक्षा है। अच्छा, बालिकाओं की हाँ, निःशुल्क? बालिकाओं को कोई शुल्क नहीं पड़ता है। अच्छा और बालकों में भी जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं उनकी फीस तो आधी होती है। अच्छा। तो मुश्किल से साल की, पूरे साल भर की बच्चों की, मुझे लगता है पूरे वर्ष की जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुश्किल से 300-400 रुपया फीस अच्छा जाती है। अच्छा। हाँ, पूरे वर्ष भर की। खैर फीस कोई इशू नहीं है फीस फिर। तो ऐसा बड़ा इशू इस बार सुरेश जी एग्जाम का जो पैटर्न है, जी। जो हाफ ईयरली वार्षिक एग्जाम है, उनका बदल गया क्या? थोड़ा सा वैसे- बताइए क्या है? जी जी जी, इंटरमीडिएट का जो पैटर्न था वो तो लास्ट ईयर से ही बदल दिया था इन्होंने। और इस बार इन्होंने ये अच्छा किया कि 11th और 9th से जो पैटर्न सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ये अब चूंकि उत्तराखंड शिक्षा विभाग जो पुस्तकें हैं वो सब सीबीएसई के करिकुलम से ही जुड़ी हुई हैं, तो इस बार इन्होंने तब्दीली की है। हालांकि उसके बारे में इन्होंने पहले से ही, उत्तराखंड जो हमारा बोर्ड है, उन्होंने उससे पहले सैंपल पेपर्स वगैरह डाले थे। कुछ शिक्षकों ने उनको देखा भी है, अब कुछ अब देखने लग गए हैं, उन्होंने बहुत सारे पेपर डाल रखे हैं, तो अच्छा है। असल में जो नए पेपर डेवलप हो रहे हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे हैं, जो सामान्य अवधारणा है उस तरीके के प्रश्न है। अच्छा उसमें इन्होंने समावेश किया है, सामान्य समझ। तो उसमें क्या है कि पूरे उत्तराखंड के सब एग्जाम एक ही दिन हाँ होंगे? जी, इस बार बड़ी अच्छी व्यवस्था ये है कि पूरे प्रदेश में SCRT द्वारा पेपर प्रकाशित हुए हैं, और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हमारी बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होती हैं, उस तरीके से पूरे प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में ये जो हाफ ईयरली जो परीक्षाएं हैं वो एक साथ संचालित हो रही है। तो कुछ बोर्ड का जैसा पैटर्न हो गया है? जी जी जी, बिल्कुल। बच्चों तो कहीं ज्यादा टफ तो नहीं पड़ेगा बच्चों के लिए? या जैसे शिक्षक पढ़ाता था, उसको पता है कि मैंने क्या पढ़ाया, तो पेपर भी वही बना रहा है, तो उसी हिसाब से वो देता था। SCRT बना रहा, तो उसमें गुणवत्ता तो होगी ही। खैर जी जी, पेपर तो पहले भी ऊपर ही से आते थे। अच्छा, पेपर टीचर तो बनाता नहीं था। अच्छा। आते तो पहले से थे, लेकिन इस बार इन्होंने एक्चुअली, इसमें ये होता था कि जो निजी तौर पे जो पेपर जो प्रकाशित होते थे, जो प्रश्न पत्र, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां भी होती थी। इस बार इन्होंने जो हमारा आने वाला जो पैटर्न है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अच्छी पहल है, वैसे स्वागत योग्य है। चलिए बढ़िया। और क्या बताना चाहेंगे? कुछ क्या संदेश होगा कुछ? और चूंकि मैं एक विज्ञान शिक्षक हूँ, मेरा तो यही प्रयास रहता है विद्यालय में
कि बच्चों में किस तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। और इत्तेफाकन मैं बाजपुर ब्लॉक में विज्ञान का समन्वयक भी हूँ पूरे बाजपुर ब्लॉक का। अच्छा। तो इस बीच हमारी बहुत सारी गतिविधियां भी, बहुत सारे कार्यक्रम संचालित हुए जिसमें बच्चों की विभिन्न विज्ञान के जो मॉडल वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह जो बच्चे बनाते हैं ना, तो उसकी प्रदर्शनी थी और साइंस सेमिनार था। अच्छा। तो मैं तो अधिकतम प्रयास कर रहा हूँ मोटिवेट करने की टीचर्स को कि बच्चों के बीच में साइंस पे काम करें और बच्चों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें, ताकि बच्चे जो सामाजिक बदलाव हो रहे हैं या जो विज्ञान में नए नए खोजें हो रही हैं, साथ ही साथ विज्ञान किस तरीके से हमारे सोचने के तरीके में बदलाव लाता है। तो इस पे भी मैं काम कर रहा हूँ अपने ब्लॉग में। तो ये जो मॉडल्स और बच्चे बनाते हैं, ये साल में एक बार शायद ये मेला होता है ना? जी जी जी। तो ये पहले विद्यालयों में होता है, विद्यालय स्तर पे, फिर ब्लॉक पे, जिला, फिर प्रदेश स्तर पे होता है। अब हमारा देहरादून में 7 और 8 नवंबर में हमारा राज्य स्तर का ये विज्ञान का कार्यक्रम होने वाला है। बड़ा होगा। इसमें फिर हर जिले से जी जी जी, हर 30-35 बच्चे जाते हैं ना? 36 बच्चे जाएंगे हर जिले से। अच्छा। तो हमारे 13 जिलों से जो बच्चे चयनित हुए हैं जिलों से, वो वहाँ प्रतिभाग करें। तो जो मॉडल बनाते हैं, क्या क्या मॉडल आजकल हैं बच्चों में लोकप्रिय, क्या क्या बना रहे हैं बच्चे? अब वही है थोड़ा सा, असल में इसमें बहुत सारे टॉपिक है। जैसे इस बार एक नया टॉपिक AI को भी इन्होंने जोड़ दिया था। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा। इसके अलावा ये है कि असल में इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य तो ये है कि विज्ञान का प्रचार प्रसार करना। दूसरा, जो समसामयिक चीजें हो रही हैं, जो विज्ञान में जो नई तब्दीलियां आ रही हैं, या बच्चा किसी चीज पे कितना इनोवेशन कर रहा है, वो बच्चे के भीतर एक बाल वैज्ञानिक को विकसित करने का इसका ज्यादा उद्देश्य है कि वो अपने तरीके से किसी चीज को किस तरीके से सोचता है, उसका आइडिया उस पे क्या रहता है। तो इसका मुख्य तो यही रहता है। इसमें टॉपिक बहुत सारे होते हैं, जैसे आपदा प्रबंधन है। अच्छा। कचरा, जो हमारे समय में जो दिक्कत है, कचरा प्रबंधन है, कैसे करें, या रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरीके से हम संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग का आजकल बड़ा जोर है। इसमें टॉपिक ही है हमारा ये कचरा प्रबंधन करके। अच्छा। उसमें बच्चा बना सकता है इसमें, वो क्या सोचता है। अच्छा, दूसरा इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि बच्चे को अपने टॉपिक तो SCERT से आते हैं, बच्चा उन विषयों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं विज्ञान का प्रचार प्रसार और जो सामाजिक जो चुनौतियां हैं, किस तरीके से आने वाली जो पीढ़ी है उसको फेस करेगी, इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है। जी 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 जी। तो सुरेश प्रति जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और हम चाहेंगे कि आप अपने स्कूल के बच्चों को भ्रमण पर लेकर आए हैं रेडियो स्टेशन। चलिए अब कोशिश की जाएगी। ये होता तो है ना, एक मद होता है शैक्षिक भ्रमण का, अभी भी है क्या? होता है जी। तो ले जाते हैं क्या आप लोग? नहीं, बच्चे जाते हैं। असल में अक्सर पंतनगर यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं। मैंने प्रस्ताव भी दिया था कि इस बार एरीज घुमाने ले जाएं बच्चों को करके। हाँ। तो बजट सीमित होता है और इस तरह की तो बजट सीमित क्यों है, जबकि मालूम है कि भ्रमण पे जाएंगे तो इतना खर्चा कम से कम आएगा, बस होगी, दिन भर का खर्चा होगा, तो कम से कम बजट को बढ़ाना चाहिए। तो है, लेकिन चूंकि जो शैक्षिक भ्रमण होता है वो 9th से लेके 12th तक के बच्चों, पूरी क्लास। हमारे वहाँ कक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी है, हमारे वहाँ छात्र संख्या इतनी ज्यादा है, तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हमारे आगे इस तरीके शिक्षा के क्षेत्र में सोचते हैं, उनको कभी न कभी इधर लाएंगे। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। तो दोस्तों, सुनते रहें आप हेलो हल्द्वानी कार्यक्रम शिक्षा का पहिया। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सुनीता भास्कर को इजाजत। नमस्कार।